हेलो बच्चों, अभी इस चैप्टर में दो चीज़ें तुम्हारी बच रही हैं। एक तो बॉन्ड पैरामीटर्स है, हालांकि बॉन्ड पैरामीटर्स को हम थोड़ा बहुत टच ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं पे। बॉन्ड पैरामीटर्स होते क्या क्या हैं भाई? बॉन्ड की लेंथ क्या होगी या किस तरीके से वेरी करेगी, बॉन्ड की एनर्जी किस तरीके से वेरी करेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी बेसिकली सेम हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। इट्स बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और बॉन्ड ऑर्डर जितना हम अभी देख रहे हैं उसी को थोड़ा सा और डिस्कस हम MOT में करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी में, ठीक। नेक्स्ट जो बॉन्ड पैरामीटर बचता है दैट इज़ बॉन्ड एंगल, है ना। तो ये 3 पैरामीटर आज हम देखेंगे एंड वील कंप्लीट इट इन दिस लेक्चर ओनली। नाउ इसके बाद वी विल स्टार्ट MOT एंड विल स्टार्ट टू कंप्लीट इट एंड देन विल स्टार्ट द गैसियस स्टेट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा पैरामीटर है दैट इज़ बॉन्ड लेंथ, ठीक है भाई। ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, इसको मैं BL से लिखूंगा, ठीक है जी। दिस इज द फर्स्ट वन, BL से लिखूंगा। तो उसकी डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। हम ऑलरेडी इसके बारे में जान चुके हैं। क्या है कि जो दो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ दी बॉन्ड लेंथ। तो लिखो एवरेज डिस्टेंस, लिखो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स bonded together, nuclei of the two atoms bonded together is termed as bond length, is termed as bond length। अगर मान लो तुम्हारे पास A और B इस तरीके से है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है इनके न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस होता है एंड इट इज़ टर्म्ड एज दिस, ठीक है जी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। इट इज़ रिटन एज दिस DAB, मतलब A और B के बीच में के न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अभी किस किस के इक्वल होता है? पहली चीज़ ये है कि दिस इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम ओनली, ये लिखो दिस इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर्स, ठीक है। तो इसकी जो मेजरमेंट की यूनिट्स होगी वो एंगस्ट्रॉम हो गई और पिकोमीटर होगी। अभी जो मैं फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ वो एंगस्ट्रॉम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अगर डेल्टा EN जो है वो इक्वल टू 0 है, मतलब A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली EN सॉरी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली इक्वल है, तो डेल्टा EN 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर RA प्लस RB जो उनके क्या बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे RA RB क्या है? कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई ऑफ A एंड B, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखो इफ डेल्टा EN इज नॉट 0, अगर डेल्टा EN 0 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू चाई A माइनस चाई B, मतलब XA माइनस XB। ये क्या है? तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, और ये यहाँ पे मॉड होगा, मॉड ऑफ दिस, ठीक है। ये तुम्हारा किस केस में होता है? इस केस में। तो DAB कैन बी दिस एंड DAB कैन बी दैट। तो यहाँ पे हम सारे के सारे हम आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। तो बॉन्ड लेंथ ही है, क्योंकि उसमें बॉन्ड नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ठीक। तो यू कैन राइट दिस एज वेल। ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और RA प्लस RA और RB मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें लिख सकते हो, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा। RA atomic radius covalent radius of A, covalent radius of B, electronegativity of A minus and XB is electronegativity of B, ठीक है, ओके। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है वो समझ लो। स्पेक्ट्रोस्कोपिकली हम इसको मेजर करते हैं, तो लिखो बॉन्ड लेंथ इज मेजर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है, उसके द्वारा इसे मेजर किया जाता है बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिकली बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन, बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, लिखो
फैक्टर्स के बारे में पहले लिख लो, फैक्टर्स के पहले लिख लो डेल्टा ई एल। अगर इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर जब ई एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, कम हो गई। तो हम एक मोटा मोटी ये एक रिलेशनशिप दे सकते हैं, दिस इज अ रिलेशनशिप दैट यू कैन गिव, दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये 0 हो गया, हालांकि अगेन तुम कहोगे सर यहाँ पे तो 0 है तो क्या इन्फिनिट हो जाएगा, नहीं। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक, रादर ये इसको अगर ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह तुम लिख सकते हो, ये रिलेशन है बॉन्ड लेंथ और डेल्टा ई एन के बीच में रिलेशनशिप समझ लो, कंफ्यूज मत होना तुम, ऐसा समझ लो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एज डेल्टा ई एन डिक्रीजेस, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, रिलेशन है, रिलेटिव है, ठीक है, इनके बीच में एक रिलेशन है, प्रोपोर्शन नहीं, ठीक है जी, लिख लिया ये, ठीक। नाउ राइट फैक्टर्स लिखो नेक्स्ट, इसमें हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, उसी में लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ आर, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, और उसमें से कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ आर रेजोनेंस, क्या लिखो, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन तुमने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन तुमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसी मैं शुरू करूँगा ना उस पार्ट में आता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि उसी वक्त समझाया जाएगा, बट अभी के लिए नाम लिख लो, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, और स्टेरिक इफेक्ट्स मतलब यूँ समझ लो, कभी भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ग्रुप्स होते हैं। अब 2 ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप्स आर नॉट मेड ऑफ जस्ट 1 एटम, दे आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। अब ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में कुछ रिपल्शन होगा ना, वैन डर वाल रेडियस जिसको बोलते हैं, है ना, तो इसकी वजह से ये क्या करेंगे, बहुत पास नहीं आ सकते, दे विल हैव टू बी एट सम लेंथ और डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, ये लिख लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट्स एटसेट्रा, ठीक है, दे अफेक्ट बॉन्ड लेंथ किसको, इनको अफेक्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, फॉर लार्ज डिफरेंस ऑफ, लिखो फॉर लार्ज डिफरेंस ऑफ डेल्टा ई एन, है ना, अगर डेल्टा ई एन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो लिखो फॉर लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड लेंथ इज जनरली शॉर्टर, ठीक है, इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इज जनरली शॉर्टर देन द सम ऑफ द कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है, क्लियर इनफ, ओके। अब लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट जो इसमें आता है, सेकेंड जो केस है इसका, ये है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मैं BO करके लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिख लेना, बॉन्ड ऑर्डर, या मैं लिख लेता हूँ साथ साथ, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, BO, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर, भाई देखो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, भाई बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे, या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे, और जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतने ही क्लोज एटम्स को आना पड़ेगा। क्लोज आ गए एटम तो उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए यूजुअली अगर तुम CC बॉन्ड की बात करते हो तो C सिंगल बॉन्ड C is greater, like is longer than C double bond C and that is longer than C triple bond C, ठीक है, इन जनरल बोल रहा हूँ। तो इसके बारे में लिखो इसमें, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स, ठीक। जैसे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है, ठीक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक मिनट, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इट्स एज सिंपल एज दिस। तो अगर मैं CC बॉन्ड की बात करूं तो हमेशा इसकी लेंथ जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका डिक्रीज कर रहा है इधर, या ऐसा समझो इसको, बॉन्ड
ऑर्डर डिक्रीजेज, डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इस डायरेक्शन में है, नहीं इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इस डायरेक्शन में, सॉरी इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर इस डायरेक्शन में है, और बॉन्ड लेंथ जो है वो इस डायरेक्शन में डिक्रीजिंग है, ठीक है। सी 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 डबल बॉन्ड सी सी ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो गॉट इट, ये हो गया। अच्छा, अगर तुम इसकी लेंथ देखना चाहते हो तो दिस इज़ 1.54, दिस इज़ 1.34, ठीक है, और ये 1.20 होती है, एंगस्ट्रॉम में है सारा कुछ। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी एंगस्ट्रॉम में ही यूज़ होगा, मतलब आर ए और आर बी जो होने चाहिए वो एंगस्ट्रॉम में होने चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हालांकि ऐसा याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल के लेवल पे तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर याद रहे तो अच्छा रहेगा, है ना। आगे कहीं कहीं एक चीज़ें हेल्प कर जाएंगे, जैसे वैल्यू जिसको याद होते हैं थोड़ा आइडिया रहता है उसको चीज़ों का क्वेश्चन करते वक्त। तो ये तुम्हारा बेसिक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखने से पहले मतलब आगे कोई एग्जाम्पल से पहले कुछ लिखवा देता हूँ। लिखो हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, लिखो हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हायर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स the atoms must come closer, the higher the number of bonds, the atoms must come closer to each other, the atoms must come closer to each other for their orbitals to overlap, for their orbitals to overlap effectively, not efficiently, effectively, है ना। उनको पास आना पड़ेगा भाई। अगर तुम देखो तो भाई ये तो तुम्हारी क्या हो गई, सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब जो पाई बॉन्ड होगा कैसा होगा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर करना है तो इन लोब्स को पास होना पड़ेगा ना। अगर इन लोब्स को पास होना पड़ेगा थोड़ा सा और पास आ जाएंगे ये, मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड भी है ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब काफ़ी पास हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। देखो एटम्स मस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर देयर ऑर्बिटल्स टू overlap effectively, hence नहीं, या फिर reducing the bond length, ठीक है। पास आ जाएंगे, that reduces the bond length, got it। तो इसी चीज़ को तुम लिख सकते हो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सी ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें तो इसमें इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे तुम बोल सकते हो जैसे डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सेम वे अगर तुम सी एन की बात करते हो, सी डबल बॉन्ड एन, ठीक है। सी पे और एन पे बॉन्ड्स हो सकते हैं, मैं तो सिर्फ इस बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, तो मैंने सी और एन दिखाया है, इन पे और नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो इसमें इनकी लेंथ लिख लो, दिस इज़ 1.13 एंगस्ट्रॉम, दिस इज़ 1.15 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दिस इज़ 1.43, नहीं एक मिनट, हाँ यस 1.43 एंगस्ट्रॉम, दिस इज़ 1.42 and 1.28, 1.42 ठीक है। तो गॉट इट। सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए तुम्हारे, ये सारे के सारे एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यूज़, गॉट इट, ये तुम्हारे एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यूज़, कूल। तो इसमें लिख लो, ये तुम्हारे हो गए। अच्छा एग्जाम्पल, एक सेकेंड, दिस इज 34, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेजोनेंस। पहला कौन सा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर, तीसरा हो गया रेजोनेंस। अभी रेजोनेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा तुम इस एग्जांपल से देख सकते हो कि भाई अगर मैं इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेंजीन का,
तो कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक, अगर हम देखें तो ये वाली बॉन्ड लेंथ है तुम्हारी 1.34 और ये वाली बॉन्ड लेंथ है तुम्हारी 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है भाई, लुईस स्ट्रक्चर तो ये कहता है, लेकिन इसका एक्चुअली में लुईस स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। तुम इसका दूसरा लुईस स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा कुछ होगा। और अगेन यू कैन, और इन दोनों का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरीके का। मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूँ, बड़ा गोला की जगह मैं छोटा गोला बना रहा हूँ। और जो यार चलो ऐसे करते हैं, बड़ा बना लेते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर याद है हमने निकाला था भाई, यहाँ पे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी भी एक बॉन्ड पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसी भी दो कार्बन के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3/2 आएगा विच इज़ 1.5। और तुम देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो सबकी लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, दैट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम। पिछले उसमें ना कहीं पे मैंने सिंगल बॉन्ड की 1.46 लिखवा दी थी शायद, तो इसको करेक्ट कर लेना आगे। वो जो पीछे मैंने 1.46 लिखाई थी वो ये करेक्ट है, इसको करना ये 1.40 लिखवाई होगी, 1.39 1.40 के बीच में होती है, तो ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। ठीक है, ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा। तो तुम्हें बेसिकली समझ में आ गया ना कि रेजोनेंस कैसे इसको अफेक्ट कर रही है ना। तो इसमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की वजह से जब, क्योंकि एवरेज आउट होगी तो यहाँ पे इतनी इसकी बॉन्ड लेंथ आ गई, तो लिखो इसी वाले केस में लिख लो एक्चुअल, ये एक्चुअल है, हाँ ये एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है, ये लुईस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आनी चाहिए। तो एग्जांपल और इसमें लिख लो, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस विच चेंजेस दी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर चेंजेस विच चेंजेस दी रेजोनेंस। तो रेजोनेंस चेंज कर देता है बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम BF की बात करें, इन सब के एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, बैक बॉन्डिंग की नहीं, इसकी लेते हैं। ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, CO। ठीक है, CO बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं। एक तो हमारे पास हो गया ये, वेरी गुड, पटापट पढ़े जा रहे हैं भैया। कहाँ थे? हाँ, इसमें CO बॉन्ड लेंथ है और CO2 है, CO3 2 माइनस है और RC डबल बॉन्ड O माइनस है। इनफैक्ट रुक जा यार, इसको ना नीचे बनाते हैं, इसको क्यों रखा हुआ हमने। CO के लिए देखो, CO बॉन्ड लेंथ है, किस में किस तरीके से वेरी कर रही है या किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा वो हमें देखना है। तो CO2 में सीधे क्या कर रहा हूँ ना, इनके स्ट्रक्चर्स भी बना रहा हूँ। CO2 ऐसा कुछ होता है। अच्छा, CO3 कैसा होता है, CO3 2 माइनस होता है, ऐसा कुछ। इसका ये लुईस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अलग होगा। अच्छा, इसका RC डबल बॉन्ड O माइनस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे इधर लिखो बॉन्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 3 है, सिंपल है, सीधा है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 2 है। यहाँ पर अगर तुम देखो तो हमें हर एक का बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इसके 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिसमें डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर यहीं की बात करें तो एक बार ही डबल बॉन्ड है, 2 बार सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो टोटल कितना हो गया 4/3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, ये फॉर्मूला याद है ना, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे अगर तुम बात करो तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे आता है। ये क्या है, तुम्हारा कार्बोक्सिलेट आयन है। हालांकि तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड भी अभी शायद पिछली क्लासों में सुना होगा, लेकिन मैंने अभी तक बात नहीं करी है। तो ये कार्बोक्सिलेट आयन होता है। इसमें क्या होता है, ये रेजोनेंस ऐसी होती है कि वो इस वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके से। तो अब अगर तुम देखो इसके बीच में क्या है, 2 बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, टोटल 3 बॉन्ड हो गए और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हुए, 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया तुम्हारा 3/2।
2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इसका सबसे ज़्यादा है, इसका कम है, फिर इसका है, फिर इसका है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होगी CO3 2- की सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। फिर RC, क्योंकि इसका नेक्स्ट इसमें इसका आएगा डबल बॉन्ड O CO2 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड O, मतलब CO लिख लो इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्लियर इनफ। इसी तरीके से तुमको आगे भी देखना है। कुछ और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। SO के एग्जांपल करते हैं। SO, ठीक है, यहाँ पर SO है और तुम्हारे पास क्या क्या है? SO3 SO2- एंड SO3-। SO3 SO2, चलो SO2 भी कर लेते हैं। SO3 2- एंड SO4 2-। ठीक है, अब अगेन मैं बॉन्ड ऑर्डर बनाने से पहले इनके स्ट्रक्चर साथ साथ बना देता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर सबको अब तक पता चल जाना चाहिए है, क्योंकि काफ़ी बार लिख चुका हूँ। ठीक है, ये 120 डिग्रीज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, SO2 का सिंपल ऐसा होता है, सॉरी ऐसा नहीं, ठीक, SO3 2- का होता है SO, ठीक है, एंगल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस इतना देख, इसको हटा ही दो इनफैक्ट। और अगर यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 होते हैं टोटल, और हमने बॉन्ड ऑर्डर इसका पहले कैलकुलेट किया है। बॉन्ड ऑर्डर इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.5, तो मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2, इसका कितना है 2, इसका कितना है SO3 माइनस, ठीक है, SO3- 4 4/, एक मिनट, 1 2 3 4 आएगा, 4/3 आ जाएगा। इसमें भी 3 आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये 4/3 मतलब 1.33 आ गया। ठीक है, और इसमें अगर तुम देखो तो ये इनफैक्ट इस वाले को अभी रहने दो, इस वाले को मैं आगे समझाऊंगा, इसको अभी रहने दो। क्यों? क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर तो सेम आ रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो भी तो भी डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आ सकती है। यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अलग है, तो सिंपल सी बात है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी SO3 की सबसे कम, SO4 2- की उसके बाद, और सबसे बड़ी होगी SO3 2- की। क्लियर इनफ? ठीक है, ये क्लियर इनफ, गॉट इट? तो ये है। अभी अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इन दोनों का जो भी मैंने यहाँ बनाया था, उन दोनों की बॉन्ड ऑर्डर सेम था, उसका मतलब ये नहीं है कि बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। हालांकि ये ट्रू है कि जो बॉन्ड ऑर्डर अगर डिफरेंट है तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, इतना क्लियर है। लेकिन सेम होगा, इक्वल होगा तो बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, ये ज़रूरी नहीं है। अभी के लिए ये लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो OO बॉन्ड, तुम्हारा OO बॉन्ड है। OO बॉन्ड किस किस में आता है? बहुत कम जगह पे आता है, लेकिन आता है। OO बॉन्ड क्या है? या तो तुम्हारा O2 में होगा, या O3 में होगा, या फिर H2O2 में होगा, ठीक है। अब अगर तुम इसका देखो तो यहाँ सिंपल सा है, सीधा सीधा, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O आता है, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस प्लस, ठीक है। और H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर अभी तक नहीं पता तो आज के बाद ये पता होना चाहिए। एंगल कितने होते हैं ये आगे मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, लेकिन इतना ये याद रखना है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है। गॉट इट? इसका मतलब इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। यहाँ पर कितना है? ये 1 बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है, तो 2 और 1 मिला के 3, तो ये 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 2 है, ये 3/2, ये 1 है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका कम, तो बॉन्ड लेंथ किसकी? बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो H2O2
सबसे ज़्यादा, फिर O3 एंड देन O2। गॉट इट? ठीक है जी, इसको मिटा दो। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, बैक बॉन्डिंग मैंने अभी पढ़ा है नहीं। ये क्या करूँगा मैं कि बैक बॉन्डिंग तुम्हारे 11th के कोर्स में तो नहीं है, स्कूल में तो एटलीस्ट नहीं है, इसको मैं अलग से जब आगे पढ़ाऊँगा तब डाल दूँगा। तो बैक बॉन्डिंग का भी एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ये बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल क्या है देखो। BF की बात करें हम, BF बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ, तो BF3 एक कंपाउंड होता है और BF4 माइनस ये एक आयन है, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो BF ऐसा होता है, F ऐसा होता है, F ऐसा होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है BF F F, ठीक है। तो अगर तुम इसमें देखो, इसमें कितने हैं, 3 होते हैं इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, 4 हो गए, तो 4 बॉन्ड बन गए। ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। अगर इसमें तुमसे कोई पूछे कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इस वाले केस में, दैट इज, क्योंकि इसके पास देखो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1 है। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, यहाँ पर तुम कहोगे सर 1 है, एक्चुअली 1 नहीं होता ये जो, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल इसका भी एम्प्टी है। तो ये क्या करता है, इनमें से कोई सा भी एक कर सकता है, मैं एक का दिखा रहा हूँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो इट हैपन्स लाइक दिस, बेसिकली इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। इसको अलग से किसी और वीडियो में मैं इलैबोरेट करूँगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा दैट विल बी 4/3। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है ऑफ BF3 विल बी लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ BF4 माइनस। क्लियर है? चलो अब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें रीज़न क्या है, ये जो इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा दैट इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग, नॉट ब्लैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। गॉट इट? ठीक है जी, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में अगर तुम देखोगे तो S कैरेक्टर जो जितना बढ़ेगा, S कैरेक्टर जितना बढ़ेगा वो उतना ही न्यूक्लियस के पास होगा, तो उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन D, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में अगर तुम देखो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की बात होती है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है सीधे सीधे बता रहा हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अभी बोला था एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस के और पास जा रहा है। तो न्यूक्लियस के पास आने का मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों एक दूसरे के पास और मूव करेंगे ताकि एक दूसरे के न्यूक्लियस एक पास आ जाए, दोनों के दोनों न्यूक्लियस पास पास आ जाए, ठीक है। इस वजह से बॉन्ड लेंथ घट जाती है। तो एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ, ये है ऐसा कुछ तुम्हारे पास सीन है, ये CC बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी C है, ठीक है। इस तरीके से समझ लो, ऐसा समझ लो, इसको इतना रखना। एक है तुम्हारे पास ये, ठीक, और एक केस है तुम्हारे पास ये। तो तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर तुम देखो एक तो सेम है, अगर एक का मैं हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता चला जाऊं तो यहाँ पर ये 25% एस कैरेक्टर देता है, यहाँ पर 33.33% कैरेक्टर देता है एस का, और यहाँ पर 50% एस का कैरेक्टर देता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी और यहाँ पर लॉन्गेस्ट होगी, ठीक है। क्लियर हुई ये बात? तो इसमें लिख लो परसेंटेज एस कैरेक्टर। भाई
इसका जो s होगा, s कैरेक्टर कम है तो ये इसका ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होगा और इसका न्यूक्लियस से सबसे पास होगा। तो जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना भाई, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अगर एक का ऑर्बिटल इतना सा है छोटा, ठीक है, तो दूसरे को आके इसी के पास आना पड़ेगा तभी तो बॉन्डिंग हो पाएगी। और एक का ऑर्बिटल थोड़ा सा बड़ा है तो दूसरे को आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब बहुत ज़्यादा पास नहीं आना पड़ेगा, दूर से हो जाएगा। तो जो दूर से हो जाएगा उसका लेंथ लंबी होगी और जो पास आके करेगा उसकी लेंथ छोटी होगी। गॉट इट? तो कहाँ थे हम? राइट, ठीक है। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ ऐसा होगा और परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका इस तरीके से होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो क्लियर इनफ? ओके, नेक्स्ट अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल तो तुम ये बताओ मेरे को, HF बॉन्ड है, HCl बॉन्ड है, HBr बॉन्ड है, HI बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करेगी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बारी पहले भी, लेकिन अब यहाँ के बेसिस पे देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे डेल्टा EN जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, डेल्टा EN लोवेस्ट है। तो यहाँ हाईएस्ट है, यहाँ लोवेस्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि EN जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लोवेस्ट, और जो EN जहाँ पे होगा यहाँ पे बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट होगी। तो इसके बेसिस पे अगर तुम देखना चाहो तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। हालांकि मैंने बॉन्ड एनर्जी भी नहीं पढ़ाया, बट क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आगे काम बहुत आएगा इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है इसकी हाईएस्ट होगी। यहाँ हाईएस्ट है, वहाँ लोएस्ट है, बॉन्ड लेंथ यहाँ लोएस्ट है, वहाँ हाईएस्ट, या सॉरी शॉर्टेस्ट है, वहाँ लॉन्गेस्ट है। एक चीज़ बस इतनी ध्यान रखनी है कि ये जो पार्ट है यहाँ से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ करती जा रही है। इसका मतलब ये बॉन्ड बहुत आसानी से टूटेगा और ये बॉन्ड बहुत मुश्किल से टूटेगा। इसलिए एसिडिटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एसिडिक नेचर की बोलते हैं, एसिडिटी नहीं, एसिडिक नेचर की अगर मैं बात करूं या स्ट्रेंथ कर लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा और जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा H+ वो जल्दी से देगा। तो ये H+ उतना जल्दी नहीं देगा जितना ये देगा। तो अगर तुम एसिड स्ट्रेंथ की बात करते हो तो इसकी हाईएस्ट होगी और इसकी लोएस्ट होगी। हालांकि ये मैं दोबारा पढ़ाऊँगा, डोंट वरी कि सर अभी समझ में नहीं आया, ये क्या आपने पढ़ा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बस ये है कि जब कभी भी रिवाइज करोगे तो ये दिख ही जाएगा यहाँ पे। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस है कि H और F अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो हमेशा जो हैलोजन है उसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा। अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, ये H+ के फॉर्म में निकलेगा और H+ के फॉर्म में निकलना मतलब एसिड, ठीक है। क्लियर होगी बात? अभी के लिए इतना समझो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब चीज़ें आगे मैं बताऊँगा ही, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट परसेंटेज एस कैरेक्टर में, इसमें और कोई एग्जांपल भी देखते हैं भाई, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ ये कुछ पिक्यूलर से हैं, मतलब दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दीज। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ है, एक सेकेंड, तो बॉन्ड एंगल का है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। ये एग्जांपल के कंपेयर ओ बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ओ बॉन्ड लेंथ जो है वो किस में कंपेयर करनी है, H2O2 में और O2F2 में, इसमें हमें कंपेयर करनी है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है, सॉरी, और इसका स्ट्रक्चर भी जो है वो कुछ ऐसा ही है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1, यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1। तो आइडियली जो मैं पहले भी कह रहा था, है ना, अगर वो ना कंसिडर करें तो क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, मतलब दोनों की बॉन्ड लेंथ भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो लिख लो, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ऐसा लिखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी
it is not necessary that the bond length, it is not necessary that the bond length of two bonds will be equal. It is not necessary that bond length of two bonds will be equal if their bond order is equal. If their bond order is equal, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ध्यान से देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें O और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ खिसके हुए होंगे, है ना। इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ खिसके होंगे टूवर्ड्स F। अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों की तरफ है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी O में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन O इंक्रीजेस। O के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज, अगर इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई तो दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे, तो अगर रिपेल करेंगे तो इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। इसमें ऐसा रिपल्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, बॉन्ड लेंथ ऑफ OO इज़ H2O2, ठीक है ना। OO बॉन्ड लेंथ इज़ लेस देन नहीं, ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ O। अभी ये O2 F2 वाला है और ये H2O2 वाला है, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो लिख लो इसमें, सिंस O इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन H, सिंस O is more electronegative than H, the electron density of OH bond, the electron density of OH bond moves closer to O, increasing its electron density, ठीक है। due to the increased electron density, the repulsion between OO increases. Due to the increased electron density, the repulsion between the two increases. The repulsion between the two O increases, increasing the bond length. तो इसकी बॉन्ड लेंथ इससे ज़्यादा होगी इस वाले केस में, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अगेन एक एग्जांपल ले लेते हैं NF का, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, आगे भी काम आएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर है NF3। अगर NF3 में मैं NF बॉन्ड की बात करूं तो ये छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, ठीक है। अब अगर तुम देखो तो ये सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है, बहुत छोटे होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स आसपास होंगे, काफ़ी आसपास होंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो क्या होता है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो मोर देन एक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही होती है, ठीक है। और ये सिर्फ N और F के लिए ट्रू नहीं है, अगर कोई भी 2 सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हो गए, अगर कोई भी 2 सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हो गए तो दे विल ऑलवेज देयर लोन पेयर्स विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो पहले लिख लो इसमें लिखो since N and F are both second period elements with lone pairs, since N and F, इसमें लिख लेना bond length of NF bond in NF3 is longer than expected. Bond length of NF bond in NF3 is longer than expected, ठीक है, because N and F are second period elements
बिकॉज N and F are second period elements with lone pairs, ठीक है. Due to these lone pairs repel each other. These lone pairs repel each other because the size of N and F is very small. भाई रिपल्शन इन्हीं में क्यों होता है? अगर तुम पूछो थर्ड वाले पीरियड वाले एलिमेंट्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके जो साइजेस होते हैं वो बड़े होते हैं. साइज बड़े होता है तो रिपल्शन कम होता है. यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये साइजेस छोटे हैं, है ना. लिखो द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स, द लोन पेयर्स रिपेल ईच अदर बिकॉज द साइज ऑफ N and F is small. Due to this repulsion, their bond length increases. Due to this repulsion, their bond length increases. यहाँ नोट बना के एक पॉइंट लिख लो, ये आगे भी काम आएगा. क्यों? क्योंकि ये तो मैंने NF का एग्जाम्पल दिया, कोई दो अलग अलग दूसरे भी सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होंगे तो उसमें भी एप्लीकेबल होगा. कैसे होगा वो देखेंगे. लिखो पहले any two second period elements, any two second period elements with lone pair, any two second period elements with lone pair will repel each other and the bond length will be slightly higher than expected. Lone pair will repel each other and the bond length will be slightly higher than expected. सेम चीज़ अगर तुम यहाँ पर देखो NH2OH के बारे में देखो और NH2OH में देखो. NH2OH में क्या होगा? ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन है. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इन दोनों के पास, ये भी दोनों सेकेंड ग्रुप के हैं, सेकेंड पीरियड के हैं और दोनों के पास लोन पेयर्स है. तो यहाँ पे इसकी भी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हायर देन एक्सपेक्टेड होगी. तो लिख लो NO bond length is also, NO bond length in hydroxylamine, NO bond length in hydroxylamine is longer than expected. ठीक है जी. तो इसी के ऊपर हम कुछ चीज़ें we'll discuss more things. ठीक है. तो ठीक है. ठीक है जी. तो बॉन्ड ऑर्डर हो चुका है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. चलो इसको हम बात करेंगे. अब बात करो बॉन्ड एंगल की. बॉन्ड एंगल एटलीस्ट आज अब अपन कंप्लीट करेंगे इसमें. ठीक है. बॉन्ड एंगल. ठीक है जी. काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. ठीक है जी. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर यूजफुल इन योर 11th स्टैंडर्ड एज वेल. ठीक है. ऐसे मत सोचना कि सर सिर्फ जेई का पढ़ा रहे हैं. ठीक है. काफ़ी सारी चीज़ तुम्हारी इसमें ऑलरेडी है और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डेफिनेटली पढ़ाऊंगा ही, है ना. वो तुम्हारे काम आएगी. नेक्स्ट लिखो बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल क्या होता है? अगर AB है ना, तो एंगल BAB, हालांकि ऐसे लिखना सही नहीं है. दिस इज़ द बॉन्ड एंगल. तो ये जो दो B हैं ये किसी एक पर्टिकुलर एटम से जुड़े हुए हैं और इन दोनों के जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच का एंगल है बॉन्ड एंगल. तो लिखो इसमें लिखो द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स शेयरिंग अ कॉमन एटम. The angle between two bonds sharing a common atom, ये ध्यान रखना है. Sharing a common atom is known as bond angle. ठीक है. Is known as bond angle. अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ लिख लो कि जो ज्योमेट्री होगी उसकी जैसी ज्योमेट्री होगी वैसा एंगल होगा, है ना. तो लिख लो बॉन्ड एंगल मोस्टली डिपेंड्स अपॉन
bond angle mostly depends upon the geometry of the molecule. जैसी ज्योमेट्री होगी वैसा भाई, अगर तुम्हारा लीनियर ज्योमेट्री तो 180 के आसपास ही होगा, ऊपर नीचे कुछ और तुम्हारी ज्योमेट्री अगर ट्राइगोनल प्लेनर हुई तो 120 होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होगा, है ना. तो ज्योमेट्री जो है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करती है, लेकिन ज्योमेट्री कैसे डिसाइड होती है? हाइब्रिडाइजेशन से, है ना. तो हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे काफ़ी तगड़ा रोल होता है. तो सबसे पहले लिखो कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन. ठीक है जी. तो कंपैरिजन कैसे कैसे होगा, किस किस बेसिस पे होगा वो देखते हैं. ठीक है. फर्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल लिखते हैं. ठीक है, जैसे BeCl2 का एक देखो, BeCl3 देख लेते हैं. ठीक है, CCl4 देख लेते हैं और PCl5. अगर तुम ध्यान से देखो इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर, या ज्योमेट्री नहीं, पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं. इसमें क्या होता है, एक एक स्टेप वाइज चलना होता है. सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं. अगर वो सेम हुआ तब कुछ और चेक करेंगे, फिर अगर वो कुछ सेम हुआ तब और कुछ चेक करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो हम चेक करते हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो वो लिखवाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं पहले. हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसका क्या है SP, इसका क्या है SP2, इसका क्या है SP3, इसका है SP3D. ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर परसेंटेज S कैरेक्टर क्या है, ये 50% है, यहाँ 33.33% है, यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 20% है. हालांकि इसके बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम मोस्टली इन्हीं की बात कर रहे होते हैं. और साथ में अगर तुम इसकी ज्योमेट्री देखना चाहो तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, इसकी ज्योमेट्री है लीनियर, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, TP लिख रहा हूँ इसको मैं, ये है टेट्राहेड्रल. ठीक है, ये होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है जी. तो अगर हम उसकी ना भी बात करें, इन सब की बात करें, क्यों मैं उसकी बात नहीं करना चाहता वो बताता हूँ. लीनियर में इसका एंगल अराउंड 180 डिग्रीज़ होगा, इसका 120 डिग्रीज़ होगा, इसका 109 डिग्रीज 28 मिनट्स होगा. और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसमें दो एंगल होते हैं एक्चुअली, 90 डिग्रीज एंड 120. तो क्योंकि इसमें दो एंगल है, अनसिमेट्रिकल ज्योमेट्री है इसकी, तो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये क्या इसमें एक्चुअली में एंगल का वेरिएशन कैसा होगा, वो घट रहा है या बढ़ रहा है ना. तो हम एटलीस्ट इन तीनों के बारे में तो बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, जैसे जैसे S कैरेक्टर घटा तो बॉन्ड एंगल भी घटता चला गया. तो इसे लिख सकते हैं बॉन्ड S कैरेक्टर. तो हाइब्रिडाइजेशन पे इस तरीके से डिपेंड करेगा. क्लियर होगी बात? ठीक है, गॉट इट. तो सबसे पहले लिखो while comparing bond angles, first and foremost the hybridization is checked. ठीक है, while comparing bond angles first and foremost hybridization is checked. तो सबसे पहले hybridization चेक होगा. ठीक है, that will give the geometry as well as the percentage S character. That will give the geometry as well as the percentage S character, and from there we can compare the bond angles. Clear होगी ये बात? ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ दीज बॉन्ड एंगल्स को तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे पड़ेगी वो मैं बता दूंगा. ठीक है, 3 या 4 एट मैक्स 5 जगह पे तुम्हें करनी पड़ेगी. एल्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी ऑफ द बॉन्ड एंगल्स, यू विल ऑलवेज बी एबल. क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटेटिव कभी नहीं आएगा कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है ये बता, ये कभी नहीं आएगा. ये ज़रूर आ जाएगा कि भाई बॉन्ड एंगल जो है कैसा है, लाइक 3-4 का दे दिया, इनका बॉन्ड एंगल किस तरीके से वेरी कर रहा है, किसका ज़्यादा है किसका कम है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम लगाओ. ठीक है, क्लियर इनफ. हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, ये हो गया. अब एग्जाम्पल के तौर पे हम इसी पे करते हैं.
अगर मान लो तुम्हारे पास NO2 प्लस है और NO2 माइनस है, तो अगर तुम ध्यान से देखो इसमें N के पर 5 होते हैं, 5 में से एक उसने दे दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो N डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, अगर देखो तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखो अगर तुम्हें नहीं पता इसका हाइब्रिडाइजेशन तो तुम्हें स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है NO माइनस, इसके ऊपर ये होता है, इस तरीके से होता है भैया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम देखोगे 1 2 और ये HNO2 का वो है कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अभी भूल जाओ क्या बोला मैंने, बस ये समझ लो NO माइनस N डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा टोटल sp2। अगर ये sp2 हो गया तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, या परसेंटेज एज कैरेक्टर लगाना है तो वो लगा लो, नहीं तो तुम सीधे सीधे देख सकते हो इसका एंगल क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा, इसका समवेयर लेस देन 120 डिग्रीज होगा। ठीक है, लेस देन 20 डिग्री मतलब 120 के आसपास ही होगा, तो सीधे सीधे देख सकते हो इसका बॉन्ड एंगल क्या है, इससे ज़्यादा है। क्लियर है? एग्जाम्पल है ना, सिंपल सा है कि नहीं? ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, मैंने लेस देन 120 बोला है, इसका याद रखना है 115 डिग्रीज होता है। एक ये वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स है जिसमें याद रखना है। तो NO2 माइनस का 115 डिग्रीज होता है, ये याद रखना है। गॉट इट? ठीक है जी। अब सेकंड, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हम लोन पेयर चेक करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो हम लोन पेयर चेक करते हैं कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं। तो लिखो इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ये ध्यान रखना, लोन पेयर पहले चेक नहीं करेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अगर वो सेम आ गया सबके लिए तब हम लोन पेयर ऑन लिखेंगे। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, इफ हाइब्रिडाइजेशन is same, then lone pair on central atom is lone pairs on central atom are checked। ठीक है, अभी ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर देखना एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसके बारे में बात करें। लेट्स टॉक अबाउट दिस। CH क्या है ये, CH4। ठीक है, और दूसरा मैंने ले लिया CH3 माइनस। अगर मैं CH3 माइनस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा H माइनस। अगर तुमसे पूछूं कि जो सेंट्रल एटम है इसमें, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 4, लोन पेयर कितने हो गए 0, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, सेम वे अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसका एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया बेसिकली। ठीक है, लोन पेयर होने का मतलब क्या हो गया, सिग्मा इक्वल्स टू 3, 3 बॉन्ड है और लोन पेयर जो है वो 1 है, तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल 4 आ गया ना। इसका स्टेरिक नंबर कितना आ गया 4, इसका स्टेरिक नंबर भी 4, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो ये भी sp3 है। नाउ इन दिस केस अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गया है, देन वी विल काइंड ऑफ कंपेयर दी लोन पेयर्स। हम देखेंगे लोन पेयर्स कितने हैं, इसमें है और इसमें नहीं है, क्योंकि लोन पेयर क्या करता है, लोन पेयर ट्राइज टू ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम, तो क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को थोड़ा सा दबा देगा। हम देख ही चुके हैं VSEPR में भी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड्स जो होंगे ना थोड़े से दब जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये एंगल 109 डिग्रीज था, अगर ये एंगल जो था ये 109 डिग्रीज 28 मिनट्स था, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी लेस देन 109 डिग्रीज 28 मिनट्स। तो तुम कह सकते हो कि इसका एंगल इससे ज़्यादा होगा। तो तुम देख रहे हो जहाँ पे लोन पेयर आ गए वहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो गया। ठीक है, तो हम सेफली कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ऑन द सेंट्रल एटम। समझ में आया? दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर तुमने इतना तक तो समझ में आ गया कि sp3 कैसे है। ठीक है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ गया, पहले भी कर चुका है इसलिए बोल रहा हूँ। अब क्योंकि
ये sp3 है तो इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो भी टेट्राहेड्रल, इसकी भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आइडियली ये 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, ये भी 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड सब सेम है तो ये तो इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो ऊपर इनके लोन पेयर है ये इनको ज़्यादा रिपेल करेगा, तो रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा दब जाएंगे, ये दब गए तो इनके बीच का जो एंगल है वो कम हो जाएगा, तो एंगल कम हो गया तो बॉन्ड एंगल ऑफ दिस विल बी रिड्यूस। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है जी, इसके और एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से। लेट्स से वी हैव SO3 एंड SO2। ठीक है, S डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा? ठीक है, तुम ध्यान से अगर देखो यहाँ पर एक सारे के सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट है तो ये एंगल 120 डिग्रीज रहेगा। इसका अगर देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सबको पता है यहाँ पर इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर मतलब sp2। अब क्योंकि sp2 आ चुका है तब हम लोन पेयर की बात करेंगे। अब लोन पेयर किस में है? इसमें नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अब थोड़ा सा बेंड कर देगा। दिस थीटा विल बी लेस देन 120 डिग्रीज। ठीक है, इसका एंगल मैं तुम्हें बताया नहीं, इसको एंगल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस थीटा विल बी लेस देन 180 डिग्रीज, वो 120 डिग्रीज, दैट मीन्स इनका बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा होगा। ठीक, नेक्स्ट NO3 माइनस NO2 माइनस। अगर मैं इन सब की बात करूँ तो NO3 माइनस का फंडा क्या होता है भाई? NO3 माइनस होता है डबल बॉन्ड ठीक है, ये इसको तुम तो चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी कर सकते हो, बट एसेंशियली अगर हम देखें तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस वाले के केस में अगर तुम देखो तो ये रहेगा ऐसा, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कैसे भाई, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ना, सिग्मा 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 3 हो गए तो sp2। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है 2 सिग्मा बॉन्ड से, तो ये भी sp2 हो गया क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 आ रहा था। sp2 आ चुका है। ठीक है, अगर sp2 आ गया तो अभी कैसे कंपेयर करेंगे? लोन पेयर से। इस पे लोन पेयर है, दैट मीन्स इसका एंगल ये फिर से दब जाएगा, इसका ये जो एंगल है ये लेस देन 120, ये दिस विल बी लेस देन 120 डिग्रीज, ये अराउंड 120 होगा, अराउंड। ठीक है, ये भी लेस देन 120 ही होगा, लेकिन अराउंड वही होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH4 NH3 H2O। अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर जो है वो बढ़ रहे हैं। देखो CH H H H, तो यहाँ पे 4 हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स है, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे sp3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक नंबर इसका 4 है। इसमें क्या होता है N H H H, यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर एक 3 बॉन्ड पेयर, तो इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें अगर तुम देखो तो O इज़ लाइक दिस। ठीक है, तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, मतलब ये भी sp3 हो गया। लेकिन अगर हम लोन पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जिसके ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा दबा के रखेगा इसको। इसके ये क्या करेगा, इसका कम दबाव होगा, इसका बिल्कुल भी दबाव नहीं होगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो दिस विल बी 109 डिग्रीज 28 मिनट्स ओनली। इसकी अगर मैं बात करूँगा तो ये 109 से कम होता है, कितना? 107 डिग्रीज। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो दिस कम्स आउट टू बी 104.5 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर इनफ? तो तुम देख सकते हो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, इसमें बॉन्ड एंगल। ठीक है जी, क्लियर इनफ है? बहुत फास्ट तो नहीं लग रहा ना, ये सिंपल सी चीज़ है। हम ऑलरेडी इसका फंडा बता चुके हैं कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एंगल इसका सबसे कम है, क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड लोन पे सबसे ज़्यादा है, इसके कम है, इसके और भी कम है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं थर्ड वाले की। अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हुए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम एंड दी सराउंडिंग एटम्स, ये थोड़ा सा लंबा है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 केसेस हैं। एक बारी केस ये आता है कि
जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है और सेंट्रल एटम्स की डिफरेंट होती है। और एक केस ये आता है जिसमें सेंट्रल एटम्स की सेम होती है और सराउंडिंग एटम्स की डिफरेंट होती है। तो दो केसेस आएंगे इसमें। यहाँ पे कंपैरिजन में क्या है, सेकंड लिखो, ये सारा मिटा रहा हूँ इधर मैं, ऊपर वाला अगर नहीं लिखा तो लिख लो, मैं ये मिटा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ थे हम? थर्ड केस क्या होगा इसमें? बॉन्ड एंगल, सेकंड पैरामीटर है। और थर्ड केस इज व्हेन हाइब्रिडाइजेशन एंड LP आर सेम। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ होगी तो फर्स्ट केस होगा, या इसमें लिख लेना, पहले इसमें लिख लेना, इसमें लिखो व्हेन hybridization and number of lone pairs, when hybridization and number of lone pairs are same, then check the electronegativity of central atom and surrounding atoms, then check the electronegativity of Ca and Sa। ठीक है, Ca और Sa। तो पहला केस क्या है इसमें, जिसमें है केस 1 में अगर हम Sa इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Sa सेम, ठीक है, और अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Ca इज डिफरेंट। ठीक है, ये पहला केस है। इस केस में क्या हुआ, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे बी, अच्छा सेंट्रल एटम डिफरेंट है सी, बी, तो अभी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, इनकी सेम रहेगी। क्लियर इनफ? अच्छा, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, सॉरी बी नहीं, ए। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगर C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज़्यादा है तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है A और B बॉन्ड की या C और B बॉन्ड की यहाँ कहीं बीच में ही होगी, लेकिन इसके केस में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स C होगी और इस केस में वो लेस शिफ्टेड टुवर्ड्स। भाई देखो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शिफ्ट होगी वो A और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो एग्जैक्टली मिडिल में आएगा, अगर A की ज़्यादा है तो A की तरफ झुका होगा और अगर B की ज़्यादा है तो B की तरफ झुका होगा। तो मैं अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि A की ज़्यादा है या B की ज़्यादा है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर, ये कहीं पे भी हो, चाहे B की तरफ हो A की तरफ हो, ठीक, लेकिन इस वाले केस में ये थोड़ी सी C की तरफ शिफ्टेड होगी। क्यों? क्योंकि इन एनी केस C की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो A से ज़्यादा है, तो चाहे ये यहाँ रहा हो, ठीक है, चाहे यहाँ रहा हो, ये थोड़ा सा इधर की तरफ खिसक जाएगा इस केस में। तो जहाँ पर भी होगा वो C की तरफ ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू A की तरफ। तो लिखो सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of C is more than that of A, since electronegativity of C is more than that of A, ठीक है, more than that of A, the electron density of AB bond and electron density of CB bond will be more closer to C. लिखो, electron density of CB bond will be more closer to C than the electron density of AB bond, then the electron density of AB bond is closer to A. इसकी ज़्यादा क्लोजर होगी as compared to this। तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी समवेयर यहाँ होगी, कहीं पास होगी, इसकी थोड़ी दूर होगी, थोड़ी सी दूर होगी। अब क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर है, इसकी पास है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होगा, यहाँ पर मोर रिपल्शन हो जाएगा, मोर रिपल्शन।
हाँ है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C के पास है, सेंट्रल एटम के पास में ज़्यादा है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी दूर पे है तो ये लेस रिपल्सन होगा। भाई जिसका रिपल्सन ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल ग्रेटर, मतलब इसका इंक्रीज कर जाएगा बॉन्ड एंगल, और इसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीज तो नहीं कह सकते बट इससे कम होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो बॉन्ड एंगल ऑफ AB, इसको ऐसे लिखो, इसका बॉन्ड एंगल ऐसे नहीं, सॉरी हाँ, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। क्लियर है? दोबारा बता रहा हूँ, A और B का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और C और B का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी C की तरफ थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू A। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर टू C है तो ये एक दूसरे के पास भी हो गए, पास हुए, डिस्टेंस कम हो गया, इस वजह से ये क्या करेंगे, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा दूर है तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, रिपल्शन कम हो गया, रिपल्शन कम हो गया तो इनके बीच का एंगल थोड़ा कम रहेगा, इनके बीच का एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसके हम कह सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसका एंगल भी ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एंगल, सॉरी सेंट्रल एटम। ठीक है, क्लियर होगी बात? यहाँ पे हम लिख चुके थे ना क्लोज, तो ये पार्ट तुम लिख लेना, चाहे तो खुद से लिख लेना कि भाई सिंस द, जब मैं लिखवा देता हूँ, सिंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, सिंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, ठीक है, क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, इट क्लोजर टू द सेंट्रल एटम, it repels, like it creates more repulsion, hence increases the bond angle. It creates more repulsion, hence increases the bond angle. Therefore bond angle of, या इसको θ1 θ2 अगर लेना चाहते हो तो θ1 will be greater than θ2। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके जल्दी जल्दी से। जैसे अगर मैं PI3 की बात करूँ, ASI3 की बात करूँ और SBI3 की बात करूँ, ठीक है, अगर PI3, ASI3, SBI3, अगर यहाँ पे देखूँ I जो सराउंडिंग एटम्स है सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके ज़्यादा, मतलब बॉन्ड एंगल ऑफ PI3 ग्रेटर देन, या सीधे सीधे लिखाओ ना यार। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो सिंस द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, since the surrounding atoms are same and the electronegativity order is P greater than AS greater than SB, and the electronegativity order is P greater than AS greater than SB, hence angle, ठीक है, bond angle is highest for PI3। ठीक है, तो इसमें अगर तुम देखना चाहो तो एक्चुअल वैल्यूज आती हैं ये, एंड दिस इज 99 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर इनफ? ठीक है, ड्रैगोस रूल का जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें थोड़ा आगे कराता हूँ। ठीक है, केस 2 करते हैं। ड्रैगोस रूल मैं एंड में बता दूंगा। ठीक है, ड्रैगोस रूल क्या होता है, ये वैसे भी तुम्हारा जो ड्रैगोस रूल है वो जेई रिलेटेड है, तुम्हारे स्कूल के लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ थे हम, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, सेकंड जो आया हमारे पास केस, सेकंड केस इज जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज डिफरेंट। ये दूसरा केस हो गया। ड्रैगोस रूल मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, इसको भी क्लियर कर लेते हैं पहले। कहाँ थे हम? इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे तुम्हारे पास A है, X है और Y है, सॉरी X और X है, और यहाँ पे A है और Y है और Y है। अगर तुम ध्यान से देखो X और Y डिफरेंट है, A सेंट्रल एटम सेम है, और इसमें मैंने अज्यूम किया है कि
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y। इतना ये मैंने अज्यूम किया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है y से, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो x की तरफ ज़्यादा खिसकी हुई होगी एज़ कम्पेयर टू y की। तो y की ए वाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है क्लोजर टू a होगी, या है ना, एज़ कम्पेयर टू a। इसमें x की तरफ ज़्यादा होगी तो a की तरफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ना, है कि नहीं। तो लिखो सिंस x इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन, पहले देख लो सेम लॉजिक लगना है जो पहले लगाया था। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्लोजर है तो इनके बीच का एंगल बढ़ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर नहीं है, दूर दूर है, तो इनके बीच का एंगल कम हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसे होगा वो बताएंगे अभी। लिख लो पहले, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x इज़ मोर देन दैट ऑफ y, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x is more than that of y, therefore the electron density of ax bond, the electron density of ax bond will be more towards x than a, and the electron density of ay bond is more towards a than y, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास है, तो ये जो एंगल है यहाँ पर रिपल्शन, हायर रिपल्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पर लोअर रिपल्शन होगा। ठीक है, इसलिए एंगल किसका ज़्यादा होगा, इसका। ठीक है, लिखो सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज इन केस ऑफ ए वाई इज़ हायर, सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हायर नहीं, इज़ आर क्लोजर, सिंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ए वाई बॉन्ड is closer to each other, hence there will be more repulsion, and the bond angle will be more, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं बात करूँ COX2 क्या होता है भाई, COX2, ठीक है। तो जो COX2 है इसका मतलब हुआ COF2, COCl2, COBr2, ठीक है, और COI2, क्लियर इनफ। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इनका, इस तरीके का X, ठीक है। तो ये सब सेम में रहेगा, CO तो सब में सेम रहने वाला है, XX चेंज होगा ना, XCX हर एक में अलग होगा। तो XCX बॉन्ड किस पे डिपेंड कर, अच्छा इसका मैंने वो लिखा नहीं ना, एक मिनट, इसको लिख लो कि जो बॉन्ड एंगल है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सराउंडिंग एटम की कम थी ना तो इसका एंगल ज़्यादा हो गया, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी है, इसकी है, और इसकी सबसे ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसका एंगल सबसे ज़्यादा, इसका एंगल, ठीक है, इस तरीके से होगा। इसको कहता है फॉस्जीन, ठीक है, बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। दिस इज़ वन ऑफ द गैसेस आई थिंक जो कि हिटलर ने यूज़ करी थी, ठीक है, फॉर इन इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया। COX2, COF2, C, तो COX2 के एग्जाम्पल्स ये हो गए, इसमें I का सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होंगे कार्बन की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और एंगल रिपल्शन ज़्यादा होगा, एंगल ज़्यादा होगा, एंगल ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, ठीक है। SOX2, अगर SOX2 की बात करें तो ये क्या होगा, SOF2, SOCl2, SOBr2, SOI2। अगर हम इन सब की बात करें, ठीक है, तो इसमें अगेन सेम ही चीज़ है, कुछ कोई डिफरेंस नहीं है। ये S के डबल बॉन्ड O होगा, बाकी I के दो बॉन्ड्स होंगे, इनके बीच में एंगल जो होगा वो सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, इसमें भी कोई नहीं है। अब कुछ एंगल, कुछ उसकी बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग। अब एक एक करके जल्दी जल्दी से इनका लिखते चले जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ PF3, PCl3, PBr2,
3 एंड Pi3। यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज़ है, कुछ इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। P सेंट्रल एटम है जो कि सेम है सब में, और Cl जो बॉन्ड है या ये जो बॉन्ड्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर सबसे ज़्यादा यहाँ है। तो एंगल सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। ठीक है। अच्छा, SF2 की बात करो, SF2, SCl2, SBr2। ठीक है, इन तीनों की बात करें, इन तीनों में क्या है, एंगल वही, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी NO2+। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा ऊपर से हटा रहा हूँ यहाँ। इस वीडियो को थोड़ा सा स्लोअर स्पीड में देख लेना, थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा आई थिंक, बट स्लो स्पीड में देखोगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी। NO2+, ठीक है, NO2, ठीक है, NO2- और NO3-। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इसका ऐसा होता है भाई, यहाँ पर अगर तुम देखो तो दिस इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा होता है। NO2 में क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड O-, ये हो गया, और यहाँ पे हो गया NO, या ऐसा समझ लो इसको, ये होता है। ठीक है, तो इसका तो सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड लोन पेयर भी नहीं है, तो ये एंगल जो होगा ऑलमोस्ट 120 डिग्रीज होगा। ठीक है, इसका एंगल हम ऑलरेडी देख चुके, कहाँ गया, इस वाले का कितना होता है, 115 डिग्रीज होता है। गॉट इट। अच्छा, इसका एंगल और इसका एंगल ये तो दिख रहा है साफ साफ कि 180 डिग्रीज है। अच्छा, यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें दो ही बॉन्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज है। sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसका 180 डिग्रीज होना चाहिए था। डेफिनेटली 120 से तो ज़्यादा ही होगा इसका एंगल, इतना तो क्लियर है ना, सब में 120 से तो क्लियर ही है, ज़्यादा होगा इसका। यहाँ पर तो क्या है कि भाई डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। 180 आना चाहिए, लेकिन क्या है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा रिपल्शन होता है, इस वजह से इसका जो एंगल है दिस कम्स आउट टू बी 134 डिग्रीज। इसको तुम याद कर लेना, एटलीस्ट तुम्हें क्वालिटेटिवली तो पता है कि ये 180 और 120 के बीच में होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, सबसे ज़्यादा किसका, इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो NO2- लेस देन NO3- लेस देन NO2 लेस देन NO2+। ठीक है, तो क्लियर इनफ। ठीक है जी, अब आगे की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, NO2 NOCl, अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, इसमें क्या है भाई, NO2 अगेन वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, सॉरी ये होगा, और यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ऐसा होगा, नॉट ऐसा, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ठीक है, और इसका क्या होगा, NOCl का N डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, तो क्लियर इनफ। इसमें सिंपल सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई यहाँ पर sp है और यहाँ पर sp2 है, sp है यहाँ पर sp2 है, तो इसका तो 180 होना चाहिए, इसका आइडियली 120 होना चाहिए, लेकिन इसका लेस देन 180 होगा ही होगा, इसका लेस देन 120 होगा ही होगा। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है ये होगा। ठीक, लेकिन फिर भी मैं इसके देख ही चुके हैं हम कि 134 डिग्रीज ये होता है और ये 113 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी तुम याद कर सकते हो, इट विल बी यूजफुल। ठीक है, लिख तो अच्छी एटलीस्ट लेना अच्छे से। ठीक है, ओके, नाउ एक सेकेंड रुको, इसमें कितना टाइम हो गया हमको, 1 मिनट। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स होंगे और जो बॉन्ड एनर्जी वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो बॉन्ड पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स हमने देख लिए, एनर्जी वाला बहुत छोटा सा है वो हम आगे देख लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।